सैयदा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर रज़ा आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। बच्चों, आपके क्लास का एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। बेटा, जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइज रहते हो कि कैसे तैयारी होगी, क्या पूछा जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ख़ास तौर से अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसकी तैयारी आपकी ठीक से नहीं हो पाती। पार्टनरशिप में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग पार्टनरशिप का बिल्कुल पहला चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप टेढ़ा है या इजी है, आसान है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लेते हैं। बेटा, इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग व्हेन 2 or more individuals come together to start and manage a business with the objective of earning profit and agree to share these profits and losses, this agreement is known as a partnership। बेटा, सिंपल सी बात है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठा होते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिवाइड करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो ये आपस में इकट्ठा होना, ये एग्रीमेंट करना ही पार्टनरशिप कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। ठीक है, साझेदारी में आपके क्या बोलते हैं कि जितने पार्टनर होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप चलती है। और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो बना हुआ है, ये पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है। बेटा, अ पार्टनरशिप is a formal agreement between 2 or more individuals who combine their resources, skill and effort to conduct a lawful business। साझेदारी एक ऐसा फॉर्मल यानी औपचारिक संबंध है, औपचारिक एग्रीमेंट है, अनुबंध है, जो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच किया जाता है। वो ऐसा अनुबंध है जिसमें पार्टनर लोग अपने स्किल्स को, अपने रिसोर्सेज को और एफर्ट को एक लॉफुल बिजनेस में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में एग्रीड रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं, बांटते हैं। डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डिफिनीशन दी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी हिंदी में अगर परिभाषा की बात करें, और एग्जाम में 2 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि साझेदारी को परिभाषित कीजिए या साझेदारी की परिभाषा दीजिए, डिफाइन द पार्टनरशिप। तो आप सिंपली बता दीजिएगा कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। डिफिनीशन है, और भी काफ़ी लोगों ने पार्टनरशिप की डिफिनीशन दी है। ये कानून के द्वारा दी गई डिफिनीशन है, इसको आप याद कर लीजिए। काफ़ी छोटी भी है, बहुत अच्छे से याद भी हो जाती है। ठीक है, 2 नंबर में ये कंपलसरी समझिए पूछता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप के डिफिनीशन की एस्पेक्ट की। तो डिफिनीशन में आपने देखा होगा कि पहले एग्रीमेंट की बात की गई है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मांगता है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप फर्म में जो आप बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटना होता है, कोई एक बंदा नहीं लेगा, यानी शेयरिंग, उसको शेयर करना है। नंबर 3 है बिजनेस। पार्टनरशिप में मिलकर आप कोई बिजनेस चलाएंगे, बिना बिजनेस के की गई जो आपसी संबंध होता है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। चौथी चीज़ है म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध। देखिए, ईच पार्टनर, सारे पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस में मालिक और नौकर की तरह काम करते हैं और म्यूचुअल एजेंसी यानी पारस्परिक संबंध एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो सबसे पहला टॉपिक है 2 or more पर्सन्स। देखिए, पार्टनरशिप में साझेदारी में एक साझा, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि साझा का मतलब होता है कम से कम 2 लोगों का होना। और पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। इंडिया का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कहीं नहीं की गई है, किसी सेक्शन में नहीं की गई है। ठीक है, तो इंडिया में जो कंपनी एक्ट 2013 में बना है वो एक्ट बताता है कि एक पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। और दूसरा जो विशेषता है एग्रीमेंट, यानी साझेदारी में समझौते का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आप मौखिक समझौता करें या लिखित समझौता करें। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा आप लिखित समझौता कर लें, रिटन एग्रीमेंट करें। तीसरी विशेषता है लॉफुल बिजनेस। एक वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई 2 नंबर का काम आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ का बंटवारा। ठीक है, लाभ आपको बांटना पड़ेगा, साझेदारी के लिए ज़रूरी है कि लाभ का बंटवारा हो। 5वीं विशेषता है म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध। देखिए, पारस्परिक संबंध, हर पार्टनर एक दूसरे से जुड़ा होता है और सारे लोग एक समान उद्देश्य के लिए आपस में मिलकर पारस्परिक संबंध बनाकर काम करते हैं। ठीक है,
और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की एक विशेषता है कि इसका दायित्व असीमित होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप का कोई 10 लाख का कर्ज है और कर्ज चुकाने के लिए फर्म में कुल 5 लाख की संपत्ति ही है, तो बाकी के जो 5 लाख होंगे वो पार्टनरों को अपने घरों से देने पड़ेंगे, यानी पार्टनरों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्म में 5 लाख रुपए थे, हमने बेच बाच के सब पेमेंट कर दिया, आप हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको बाकी के 5 लाख भी घर से देने होंगे, चाहे आपके लिए घर बार बेचना क्यों ना पड़े। ठीक है, अगला टॉपिक है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का अहस्तांतरण। सॉरी, देखिए आप पार्टनरशिप में अगर चाहेंगे, जैसे 5 लोग 4 लोग मिलकर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और इसमें से कोई एक बंदा चाह रहा है कि हम अपनी जगह किसी और को रख दें, हम निकल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक सारे पार्टनर तैयार ना हो जाएं। अगर सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अकेले अगर हम चाहेंगे कि हम निकल के अपने मौसी के लड़के को, किसी और को, दोस्त को हम रख लें पार्टनरशिप में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर जाएँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग पार्टनर हैं और 4 लोग में मैं चाह रहा हूँ कि किसी और को रख दूँ, मैं निकल जाऊँ, और बाकी 3 लोगों में 2 लोग भी चाह रहे हैं लेकिन एक बंदा नहीं चाह रहा है, तो भी आप नहीं रख सकते। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं होगा तो आप हमसे कांटेक्ट पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। देखिए पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है कंपनी के जैसे। कंपनी चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, इसलिए उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और साझेदारी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता, इसलिए इसका कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनर्स कैसे कैसे होते हैं? देखिए, एक होता है एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में रेगुलरली काम करता रहता है, पैसे भी लगाता है, प्रॉफिट भी बांटता है, लगातार काम भी करता है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोया हुआ साझेदार उसको बोला जाता है। वो कैपिटल तो लगा देता है बट वो बिजनेस को ऑपरेट नहीं करता है, उसमें हाथ नहीं बटाता है, वो घर बैठा रहता है, साल में आके प्रॉफिट बांट लेता है। ठीक है, लॉस होता है तो लॉस भी सहता है। और तीसरा होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कहते हैं नाम मात्र साझेदार को। ठीक है, नाम मात्र साझेदार वो साझेदार होता है बेटा जिसका फर्म में सिर्फ नाम चलता रहता है, ना वो पैसे लगाता है और ना ही प्रॉफिट लेता है। ठीक है, और चौथा होता है पार्टनर बाई एस्टोपल। ठीक है, एस्टोपल के द्वारा पार्टनर यानी साझेदार, ये ऐसा साझेदार होता है जिसका फर्म में जो है कि नाम गुप्त रखा जाता है बट वो पार्टनर होता है। ठीक है, उसको छुपाया जाता है, उसको बोला जाता है कि मतलब गुप्त साझेदार एक तरीके से बोला जाए तो उसको छुपा के रखा जाता है। वो पार्टनर तो होता है, पैसे लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है, लेकिन उसको शो नहीं किया जाता है कि ये भी पार्टनरशिप का पार्टनर है। ठीक है, अगला होता है माइनर पार्टनर, नाबालिग साझेदार। देखिए एक फर्म में नाबालिग आप समझ रहे हैं 18 साल से कम एज का। एक फर्म में पार्टनरशिप फर्म में नाबालिग भी साझेदार बन सकता है, लेकिन बेटा आप उसको लाभ सहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नाबालिग को हानि सहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है। अगर वो अपनी मर्जी से हानि सहने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप में नाबालिग को आप पार्टनर न बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो वो कहेगा वही ला मानेगा, कानून उसी की सुनेगा। अगर वो 120% झूठ बोलेगा तब भी कानून उसी की सुनेगा, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीमेंट एक्ट बनाया गया है 1872 में 1872 में, वो एग्रीमेंट एक्ट कहता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कहता है कि नाबालिग के साथ किया गया एग्रीमेंट बेकार होता है, व्यर्थ होता है। कोई भी समझौता आप नाबालिग से ना कीजिए। ठीक है, अगर आप करेंगे तो भोगेंगे, नाबालिग की ही हम सुनेंगे, कानून नाबालिग की सुनेगा, कानून से आप कुछ भी बगावत नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। साझेदारी संलेख क्या होता है? बेटा देखिए, आप लोग पार्टनरशिप करने के टाइम जो एग्रीमेंट करते हो कि कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, कैसा बिजनेस होगा, किस प्रोडक्ट का बिजनेस हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है, कौन कौन पार्टनर होगा, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा तो कितना %, ये सारी बातें आप लोग जो तय करते हैं उसको अगर आप रिटर्न कर लें, लिख लें, तो ये रिटर्न बातें ही यानी एग्रीमेंट का रिटर्न फॉर्म ही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी रिटर्न फॉर्म जो होता है पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट का जो रिटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की, यानी साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है, जो लिखी जाती हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, साझेदारी संलेख में देखिए नाम और जो पता होता है फर्म का और साझेदारों का वो लिखा जाता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, यानी साझेदारों के और फर्म के नाम और पते लिखे जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय किस प्रकृति का है और किस स्कोप का है, मतलब इसका एरिया छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा है, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, और चौथी चीज़ जो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो
पार्टनर होते हैं वो आपस में प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो रेशियो भी आपस में आप तय करके लिखेंगे। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। किस पार्टनर का क्या कर्तव्य होगा, किस पार्टनर की क्या जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगा, उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट है रूल्स फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म में नया बंदा एडमिट करना हो तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, वो रूल्स लिखे जाएंगे। कोई रिटायर होना चाहता है, कोई रिटायर होगा तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे रिटायर होने के, कब कब कोई रिटायर हो सकता है, ठीक है। और एक्सपल्सन के भी रूल्स होंगे कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर को एक्सपल्स करना है तो उसके क्या रूल्स होंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट होता है मेथड्स फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। यानी डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़े को, लड़ाई झगड़े को, विवाद को। देखिए साझेदारी है, 2-4 लोगों का आपसी ग्रुप है तो झगड़ा तो कभी कभी हो ही जाता है। लाख हम बचें फिर भी किसी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, किसी किसी पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो उस लड़ाई झगड़ों को कैसे हम लोग हल करेंगे, जैसे होता है कि वोटिंग करके हल करेंगे, जिधर ज़्यादा मेजर वोटिंग होगी उधर की बात मानी जाएगी, या कोई एक बंदा चुन लिया जाएगा, वो जो कहेगा वही होगा, ठीक है। वो विधि लिखी जाएगी कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा, विवादों का निपटारा कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। अब यहीं से वीडियो एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, पार्टनरशिप से जुड़े अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।